वो कैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। यहाँ सीखना मजेदार और आसान है। हाँ, और इसीलिए तो मैं हूँ आपका भैया। वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज हम फिर से कुछ नए और काम के अंग्रेजी शब्द सीखेंगे। हाँ, हम उनका अंग्रेजी मतलब देखेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं वो समझेंगे, और उनके जैसे और शब्द मतलब सिनोनिम्स भी जानेंगे। और हाँ, उन्हें वाक्यों में कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। और सबसे बढ़िया बात, आखिर में एक कहानी जिसमें ये सारे शब्द होंगे। इससे ना शब्द एकदम याद हो जाते हैं। तो फिर सीखने और मजे के लिए तैयार? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है एक्यूमेन। स्पेलिंग है ACUMEN। एक्यूमेन। सुनने में थोड़ा सा भारी लग रहा है। मतलब क्या है इसका? कोई खास किस्म की समझदारी? हाँ, आप सही समझ रही हैं। एक्यूमेन का मतलब होता है दूरदर्शिता या गहरी समझदारी। अंग्रेजी में कहें तो द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस। अच्छा, मतलब सही टाइम पे सही और तेज फैसले लेने की काबिलियत। बिल्कुल। सिर्फ होशियार होना नहीं, बल्कि सिचुएशन को समझकर तुरंत सही एक्शन लेना। जैसे बिजनेस वगैरह में होता है। हाँ, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, अंदाजा लगाइए। इंसाइट, श्रूडनेस। शायद विजडम। क्या बात है, बिल्कुल सही। इनसाइट, श्रूडनेस, विजडम, क्लेवरनेस, ये सब तेज दिमाग और समझदारी से ही जुड़े हैं। बढ़िया। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य है, His business acumen helped him build a huge company। मतलब उसकी जो व्यापारिक समझ थी ना, उसी ने उसे इतनी बड़ी कंपनी बनाने में मदद की। और दूसरा है, Political acumen is needed to lead a country effectively। यानी एक देश को अच्छे से चलाने के लिए राजनीतिक दूरदर्शिता, वो समझ बहुत जरूरी है। कमाल का शब्द है। सच में। अच्छा, अब हम दूसरे शब्द पर हैं। दूसरा शब्द है मेंडिकेंस। MENDICANTS। ये वाला शब्द मैंने कम सुना है। मेंडिकेंट्स। हाँ, ये उतना कॉमन नहीं है शायद। इसका हिंदी मतलब होता है भिखारी, या फिर ऐसे साधु संत जो भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं। ओह। अंग्रेजी में पीपल हु बेग फॉर मनी और फूड। मंक्स डिपेंडिंग ऑन चैरिटी, मतलब वो लोग जो दान या भिक्षा पर ही जीते हैं। अच्छा, जैसे मंदिरों या दरगाहों के आसपास दिखते हैं अक्सर। हाँ। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बेगर्स तो हो गई। हाँ, बेगर्स तो बिल्कुल। हाँ, और पॉपर्स भी, मतलब कंगाल। मंक्स भी हो सकते हैं अगर वो भिक्षा पर निर्भर हैं, और पैन हैंडलर्स भी जो सड़क पर मांगते हैं। समझ गई। उदाहरण देखते हैं। पहला, द टेम्पल वॉज सराउंडेड बाय मेंडिकेंट्स आस्किंग फॉर आर्म्स। मतलब मंदिर के चारों ओर भिखारी थे जो भिक्षा मांग रहे थे। और दूसरा, इन medieval times mendicants lived only on donations। यानी मध्यकाल में कई साधु संत सिर्फ दान दक्षिणा के सहारे ही रहते थे। ठीक है, अब हम तीसरे शब्द पर है। तीसरा शब्द है प्रेडिकमेंट। PREDICAMENT। ये सुनने से लग रहा है कोई मुश्किल या गड़बड़। एकदम सही पकड़ा। प्रेडिकमेंट का मतलब ही है कठिन परिस्थिति, संकट या कोई उलझन भरी सिचुएशन। अंग्रेजी में अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब जब हालात मुश्किल हों, समझ ना आ रहा हो कि क्या करें। मतलब जब कोई बुरी तरह फंस जाए, जैसे मान लो किसी की जेब कट जाए और वो अनजान शहर में हो, वो एक प्रेडिकमेंट हुआ। अरे हाँ, वो तो बिल्कुल क्लासिक प्रेडिकमेंट है। इसके सिनोनिम्स भी कुछ ऐसे ही हैं। डिलेमा, डिफिकल्टी, ट्रबल, मेस। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला, लूजिंग हिज वॉलेट लेफ्ट हिम इन अ प्रेडिकमेंट। बटुआ खो गया तो वो बेचारा मुश्किल में पड़ गया। और दूसरा, द सोल्जर्स वर स्टक इन अ डेंजरस प्रेडिकमेंट। सैनिक एक खतरनाक संकट में, मुश्किल हालात में फंस गए थे। भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति में फंसे। हाँ, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथे शब्द पर हैं। चौथा शब्द है वेल्स। WAILS। ये क्या होता है? वेल्स। इसका हिंदी मतलब है विलाप करना, जोर जोर से रोना या दर्द भरी चीख। अंग्रेजी में लाउड क्राइज ऑफ ग्रीफ, पेन और सॉरो। ये वो तेज रोने की आवाजें हैं जो दुख, दर्द या गम में निकलती हैं। ये तो दुख वाला शब्द है। अक्सर फिल्मों में सुना है वेलिंग। इसकी सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? क्राइज। हाँ, क्राइज तो है ही। लेमेंट्स मतलब विलाप, हाउल्स मतलब चीखकार, और स्क्रीम्स मतलब चीखें। ये सब तेज और दर्द भरी आवाजों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, द चाइल्ड्स वेल्स echoed थ्रू द हॉस्पिटल। बच्चे के जोर से रोने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। और दूसरा, द विलेज वॉज फिल्ड विथ वेल्स आफ्टर द ट्रेजेडी।
मतलब उस हादसे के बाद पूरा गांव दुख भरी आवाजों विलाप से भर गया था। ये थोड़ा भारी शब्द है। सच में। चलो माहौल थोड़ा हल्का करते हैं। अब हम 5वें शब्द पर हैं। ये है फास्टिडियस। FASTIDIOUS। फास्टिडियस। इसका क्या मतलब है? फेस्टिडियस इसके मतलब है वो इंसान जो हर छोटी छोटी बात पर बहुत ध्यान दे, जिसे खुश करना मुश्किल हो। हिंदी में कह सकते हैं अत्यधिक बारीकी पसंद, नुक्ताचीनी करने वाला या नखरे वाला। अच्छा। अंग्रेजी में वेरी अटेंटिव टू डिटेल, हार्ड टू प्लीज। जैसे कोई दोस्त होता है ना, जैसे हर चीज परफेक्ट चाहिए, घर में जरा सी धूल दिख जाए तो परेशान हो जाए, या खाने में 100 नुक्स निकाले, वो फेस्टिडियस हुआ। हाँ, बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण। आप तो जल्दी समझ जाती हैं। इसके सिनोनिम्स हैं मेटिकुलस, जो बहुत ध्यान से काम करे, डिमांडिंग, पर्टिकुलर और फसी, नकचाह। समझ गई। उदाहरण देखते हैं। हाँ, पहला, शी इज सो फेस्टिडियस दैट इवन अ स्पेक ऑफ डस्ट बॉदर्स हर। वो इतनी बारीकी पसंद है कि धूल का एक कण भी उसे परेशान कर देता है। और दूसरा, द शेफ वॉज फेस्टिडियस अबाउट द टेस्ट ऑफ एवरी डिश। यहाँ मतलब है कि शेफ हर डिश के स्वाद को लेकर बहुत ज्यादा सावधान और सटीक था। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब परफेक्शनिस्ट टाइप का। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, अब हम छठे शब्द पर हैं। ये शब्द है इंट्रेंसिजेंट। INTRASIGENT। ये भी थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। इंट्रांसिजेंट, हाँ, बोलने में थोड़ा लंबा है। इसका हिंदी मतलब है जिद्दी, अड़ियल, हठी। अंग्रेजी में रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज और अग्री, मतलब वो इंसान जो अपनी बात पर अड़ जाए और किसी भी कीमत पर अपनी राय या फैसला बदलने को तैयार ना हो। ओ, मतलब एकदम अड़ियल रवैया, जैसे कोई बहस में अपनी गलती मानी ना। ये फस्टिडियस से अलग है ना? बिल्कुल अलग। फस्टिडियस डिटेल पर ध्यान देता है, इंट्रांसिजेंट अपनी बात पर अड़ा रहता है। सही कनेक्शन पकड़ा आपने। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? स्टबर्न, हाँ, स्टबर्न जिद्दी, एडमेंट अटल, अनयील्डिंग जो झुके नहीं, रिजिड कठोर। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, द यूनियन रिमेन्ड इंट्रांसिजेंट इन द नेगोशिएशंस। यूनियन बातचीत में अड़ियल बनी रही, मतलब अपनी मांगों से हटने को तैयार नहीं थी। और दूसरा, हिज इंट्रांसिजेंट एटीट्यूड कॉज्ड मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके अड़ियल रवैये की वजह से कई झगड़े या मतभेद हुए। ये एटीट्यूड अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सही बात है। चलो आगे चलते हैं। अब हम 7वें शब्द पर हैं। शब्द है डिलिनिएट। DELINATE। इसका क्या मतलब हुआ? डिलीनिएट इसका हिंदी अर्थ है साफ साफ बताना, स्पष्ट रूप से वर्णन करना या किसी चीज की हदबंदी करना, रेखांकित करना। अंग्रेजी में टू डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली, मतलब किसी चीज की बाउंड्री या आउटलाइन को एकदम क्लियर करके बताना या दिखाना। अच्छा, जैसे मैप पर बॉर्डर दिखाना, या जैसे कोई प्लान हो तो उसके स्टेप्स एक एक करके साफ साफ समझाना। हाँ हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। इसके सिनोनिम्स है डिस्क्राइब वर्णन करना, आउटलाइन रूपरेखा बताना, पोर्ट्रे चित्रित करना, डिपिक्ट दर्शाना। बढ़िया, वाक्य देखते हैं। पहला, द मैप डिलीनिएट्स द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स। ये नक्शा राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दिखाता है या रेखांकित करता है। और दूसरा, ही डिलीनिएटेड हिज प्लान विद ग्रेट क्लैरिटी। उसने अपनी योजना को बड़ी स्पष्टता के साथ साफ साफ समझाया। बहुत काम का शब्द है ये। अच्छा, अब हम 8वें शब्द पर हैं। ये तो बड़ा अनोखा लग रहा है। जेस्टाल्ट। GESTALT। जेस्टाल्ट। ये कहाँ से आया शब्द? हाँ, ये थोड़ा अलग है। ये जर्मन भाषा से आया है और साइकोलॉजी में काफी इस्तेमाल होता है। गेस्टाल्ट का हिंदी अर्थ है संपूर्ण रूप, समग्र आकृति या एकीकृत संकल्पना। ओह। अंग्रेजी में मतलब है अ यूनिफाइड होल दैट इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका मतलब है कि कोई पूरी चीज अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं बढ़कर होती है। पूरी पिक्चर का महत्व उसके टुकड़ों से ज्यादा होता है। अरे वाह, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जैसे एक गाना सिर्फ सुरों का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि एक पूरा एहसास होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही समझा आपने। यही है गेस्टाल्ट। इसके सीधे सीधे सिनोनिम्स मिलना मुश्किल है, पर होल संपूर्ण, स्ट्रक्चर संरचना, कॉन्फ़िगरेशन विन्यास, पैटर्न जैसे शब्द इसका सेंस समझने में मदद करते हैं। दिलचस्प। उदाहरण देखते हैं।
पहला, द पेंटिंग इज अ गेस्टाल्ट, नॉट जस्ट कलर्स एंड शेप्स। ये पेंटिंग सिर्फ रंगों और आकारों का ढेर नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव है, एक गेस्टाल्ट है। और दूसरा, सोसाइटी इज अ गेस्टाल्ट वेयर एवरी इंडिविजुअल प्लेज अ रोल। समाज एक समग्र संरचना है, एक गेस्टाल्ट है, जहां हर इंसान का अपना रोल है, और ये सब मिलकर समाज को वो बनाते हैं जो वो है। कमाल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम नवे शब्द पर हैं। 9वां शब्द है फिडेलिटी, FIDELITY। ये तो सुना हुआ लग रहा है, शायद वफादारी। बिल्कुल सही। फिडेलिटी का मतलब है निष्ठा, वफादारी, ईमानदारी। अंग्रेजी में फेथफुलनेस टू अ पर्सन, कॉज और ड्यूटी, मतलब किसी इंसान, किसी मकसद या अपने कर्तव्य के प्रति पक्का रहना, ईमानदार रहना। जैसे पति पत्नी की एक दूसरे के लिए निष्ठा होती है, या किसी दोस्त की दोस्ती में वफादारी। इसके सिनोनिम्स लॉयल्टी तो होगा ही। हाँ, लॉयल्टी, वफादारी, फेथफुलनेस, निष्ठा, डिवोशन, समर्पण, अलीजेंस, राजभक्ति या किसी संस्था के प्रति निष्ठा, ये सब इसी भावना को दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, अ डॉग्स फिडेलिटी टू इट्स मास्टर इज अनमैच्ड। एक कुत्ते की अपने मालिक के प्रति जो वफादारी होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। सच बात है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, द सोल्जर स्वॉर फिडेलिटी टू हिज कंट्री। सैनिक ने अपने देश के प्रति निष्ठा की शपथ ली। और अब हम आज के 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। ये है इंसोलेंट, INSOLENT। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। हाँ, ये नेगेटिव शब्द ही है। इंसोलेंट का हिंदी मतलब है उद्दंड, ढीठ, गुस्ताख या अभद्र। अंग्रेजी में शोइंग रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, मतलब ऐसा बर्ताव करना जो बदतमीजी भरा हो और दूसरों का अपमान करने वाला हो। ओह, मतलब बदतमीज या मुंहफट किस्म का इंसान। ये तो फिडेलिटी का एकदम उल्टा हो गया। एक तरफ वफादारी, दूसरी तरफ गुस्ताखी। बिल्कुल, क्या बढ़िया कनेक्शन जोड़ा है। इसके सिनोनिम्स है रूड, अशिष्ट, डिसरिस्पेक्टफुल, अनादरपूर्ण, एरोगेंट, अहंकारी, इम्प्यूडेंट, ढीठ। समझ गई। उदाहरण देखते हैं। पहला, द स्टूडेंट्स इंसोलेंट रिमार्क एंगर्ड द टीचर। छात्र की गुस्ताख या अभद्र टिप्पणी ने टीचर को गुस्सा दिला दिया। और दूसरा, he lost his job due to his insolent behavior towards clients. ग्राहकों के साथ अपने बदतमीज बर्ताव की वजह से उसकी नौकरी चली गई। ऐसा व्यवहार तो महंगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द। एक्यूमेन, मेंडिकेंस, प्रेडिकमेंट, वेल्स, फैस्टिडियस, इंट्रांसिजेंट, डिलिनिएट, जेस्टाइल्ड, फिडेलिटी और इंसोलेंट। वाह, काफी कुछ सीख लिया आज। हाँ, बढ़िया शब्द थे। अब इन्हें याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? कहानी। एग्जैक्टली। तो चलिए अब सुनते हैं वर्षापुर के व्यापारी अरविंद की कहानी, जिसमें ये सारे शब्द आएंगे। और हाँ, कहानी में थोड़ा मजा और मसाला भी है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ सुनने के लिए। तो सुनिए, वर्षापुर शहर में एक व्यापारी थे, अरविंद जी। भाई, उनका बिजनेस एक्यूमेन तो कमाल का था। कहते थे वो मिट्टी छू लें तो सोना बन जाए। वाह। लेकिन एक बात थी, उनकी दुकान के बाहर हमेशा कुछ मेंडिकेंट्स बैठे रहते थे। अरविंद जी दिल के अच्छे थे, रोज उन्हें कुछ ना कुछ दे देते थे। पर एक दिन अरविंद जी खुद एक भयानक प्रेडिकमेंट में फंस गए। कैसे? क्या हुआ? रात में चोर उनकी दुकान से सारा माल उड़ा ले गए। सब कुछ साफ। अब न माल बचा, न कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे। अरे बाप रे, बहुत बुरा हुआ। फिर अब उनका एक मुनीम था, बड़ा ही फेस्टिडियस, बारीकी निकालने वाला। वो कहने लगा, देखा सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था वो ताला ठीक नहीं है, और रजिस्टर में ये एंट्री भी गलत लिखी है आपने। मतलब मुश्किल के टाइम पे छोटी छोटी कमियां गिनाने लगा। उफ, ऐसे लोग होते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ जो दुकान के गार्ड्स थे, वो निकले बड़े इंट्रांसिजेंट, अड़ियल। अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। कहने लगे, हमारी क्या गलती जी, हवा इतनी तेज थी, पता ही नहीं चला। हाँ, हवा तेज थी। कमाल का बहाना है ना? और उधर बाजार में जो गरीब कारीगर अरविंद जी के माल पर जीते थे, उनके घरों से वेल्स, रोना पीटने की आवाजें आने लगी। बड़ा ही दुख का माहौल बन गया। लेकिन अरविंद जी घबराए नहीं। उन्होंने कहा, देखो भाई, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें प्लान बनाना पड़ेगा। उन्होंने शांति से सबको इकट्ठा किया और अपनी पूरी योजना डिलिनिएट की, मतलब साफ साफ समझाई। क्या प्लान था उनका? उन्होंने जमीन पर चौक से पूरे बाजार का नक्शा बनाया, दुकानें, गोदाम, रास्ते, सब कुछ। और फिर समझाया
कि ये सब एक गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट कैसे? उन्होंने कहा, देखो, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये बाजार एक पूरी इकाई है। अगर मेरा नुकसान हुआ है तो इसका असर कारीगरों पर, मजदूरों पर, यहाँ तक कि इन भिखारियों पर भी पड़ेगा। हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। उन्होंने शहर और उसके लोगों के प्रति अपनी फिडेलिटी दिखाई। वाह, ये तो बहुत गहरी सोच थी। बिल्कुल, लोग उनकी बात से एकदम सहमत हो गए। पर तभी वहां शहर का एक इंसोलेंट उद्दंड अफसर आ गया। बड़ा घमंडी था और अरविंद जी से जलता भी था। ओह नो, अब क्या होगा? वो बोला, अरे बनिए, आजकल बड़ा नेता बन रहा है, चोर पकड़ना तेरा काम नहीं है, समझा? उसने अरविंद जी का मजाक उड़ाने की कोशिश की। फिर लोगों ने कुछ नहीं कहा? भीड़ में से एक बूढ़े कारीगर खड़े हुए और बोले, ओ अफसर साहब, अक्ल बड़ी या भैंस? अफसर चौंका। कारीगर ने कहा, भैंस शायद आपके पास बड़ी होगी, पर अक्ल तो अरविंद भाई के पास है। चुपचाप सुनो इनकी बात। हाँ। अफसर का तो मुंह उतर गया। सब लोग अरविंद जी के साथ खड़े हो गए। हाँ। क्या बात है, मजा आ गया। हाँ, ये बात राजा तक भी पहुंची। राजा ने अरविंद की समझदारी, एक्यूमेन और शहर के प्रति उसकी ईमानदारी, फिडेलिटी देखी तो बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे फौरन व्यापार परिषद का प्रमुख बना दिया। अरे वाह! और अरविंद जी ने सबसे पहले उन मेंडिकेंट्स के लिए रहने का इंतजाम किया, उन इंट्रांजिजेंट गार्ड्स और उस इंसोलेंट अफसर को सबक सिखाया और अपनी सूझबूझ से बाजार को फिर से खड़ा कर दिया। वाह, क्या कहानी है! अरविंद ने तो मुश्किल को एक अवसर में बदल दिया। बिल्कुल, और इसीलिए तो कहते हैं, जब जिंदगी आपको नींबू दे तो शिकंजी बना लो। मुश्किलें आती हैं, पर सही सोच, एक्यूमेन, ईमानदारी, फिडेलिटी और हिम्मत से रास्ता निकल ही आता है। और हाँ, कभी इंसोलेंट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। एकदम सही कहा। कहानी बहुत मजेदार थी, खासकर वो अक्ल बड़ी या भैंस वाला हिस्सा। और हाँ, वो गेस्टाल्ट वाला मजाक तो रह गया। हाँ, बिल्कुल। सुनिए, टीचर, डिफाइन गेस्टाल्ट। स्टूडेंट, सर, जब एग्जाम में सारे मुश्किल सवाल मिलकर एक बड़ा सा राक्षस जैसे लगते हैं ना, बस वही गेस्टाल्ट है। हाँ। ये तो बिल्कुल सही है। हर स्टूडेंट ने महसूस किया होगा ये गेस्टाल्ट। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द। चलो एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हाँ जरूर। एक्यूमेन, समझदारी, मेंडिकेंट्स, भिखारी साधु, प्रेडिकमेंट, कठिन परिस्थिति, वेल्स, विलाप, रोना, फैस्टिडियस, बारीकी पसंद, कचड़ा, इंट्रांसिजेंट, अड़ियल जिद्दी, डिलीनिएट, स्पष्ट वर्णन करना, गेस्टाल्ट, संपूर्ण रूप, समग्रता, फिडेलिटी, निष्ठा, वफादारी, इंसोलेंट, उद्दंड, गुस्ताख। उम्मीद है आपको ये शब्द, उनके मतलब और ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब आपके लिए एक सवाल है, आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? या फिर क्या अरविंद की कहानी जैसा कोई मजेदार किस्सा आपके पास है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।